एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, उसमें एक टॉपिक था हमारा कोरोजन, जो कि अभी तक हमारा कवर नहीं हो पाया था। तो उसी कोरोजन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो हो सकता है 5 नंबर में आपको कोरोजन देखने को मिल जाए। कोरोजन कोरोजन कोरोजन, देखते हैं कोरोजन को। कोरोजन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 5 नंबर में प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो कूट कूट के भर रखा है इन्होंने कोरोजन को। यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रश्न किस प्रकार से आता है वो देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकते हैं और 2 अलग अलग प्रकार से ये बनेंगे, ये आप लोग देख सकते हो। डिफाइन कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, परिभाषा आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर। राइट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पूछी जा रही है। यहाँ इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर रिएक्शन बतानी पड़ेगी कि किस प्रकार की रिएक्शन अंदर ही अंदर चलती रहती है जब कोरोजन होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन कोरोजन, और उसमें क्या करना है आपको, उसमें उसकी थ्योरी भी लिखनी है। थ्योरी मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर रिएक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। एक और तरीका होता है पूछने का, वो जो नीचे दे रखा है, डिफाइन कोरोजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। डेफिनेशन बताइए कोरोजन की। फैक्टर अफेक्टिंग एनी फैक्टर अफेक्टिंग एनी टू, दो ऐसे फैक्टर बताइए जो कि कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, वो आपको बताना है। इसके अलावा तीसरा बताना है प्रिवेंशन, कि किस प्रकार से आप प्रिवेंट कर सकते हो कोरोजन को, एनी टू। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो करेंगे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, सभी लोग तैयार हो जाइए। एक और बात आप सभी को बतानी है। ऐसे लोग जिन्होंने या तो कोरोजन को अच्छे से पढ़ा नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कोरोजन पढ़ रखा है, उन सभी के लिए एक बात है। पहली बात उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोजन नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो में ऐसी रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे, ऐसी रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो कि एक बार में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, मैं तो कहूंगा 3 से 4 बार भी आप लोग कर सको, 3 से 4 बार अगर आप लोग इस रिएक्शन को लिख लिख कर देख लेते हो तो गारंटी है आप कोरोजन सीख जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोजन थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। अब वो ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोरोजन समझ में नहीं आया है। ओके, ये रीजन है। अगर कोरोजन आप लोग थोड़ा सा पढ़ रखे हो, पहले से रिएक्शन देख रखे हो, तो आपको समझ में नहीं आई होगी। रीजन उसका यही है कि आपने उसको करेक्ट तरीके से पढ़ा नहीं है। पढ़ने का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है कोरोजन का, वो आपको समझ में नहीं आया है। अगर आप लोग फॉर्मेट समझ गए कि हाँ इस तरीके से करना है, उसके बाद तो आप लोग सभी धुरंधर हो, सभी कर लोगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कोरोजन क्या चीज है। तो कोरोजन मतलब क्या होता है, जंग लग जाना। सिंपल सी भाषा में बोले, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लग जाना। जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा। कोरोजन इज अ प्रोसेस, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल को धीरे धीरे खाती जाती है। मेटल को क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, धीरे धीरे कोरोजन इसको खाती जाती है। कैसी प्रोसेस है, बाय, ये ऑफ नहीं है, बाय लिखा हुआ है, बाय गैसेस और वाटर वेपर प्रेवेंट इन द एटमोस्फेयर। अब यहां से बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय, किसके द्वारा खाया जाता है मेटल को, गैसेस और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। जो एटमोस्फेयर के अंदर गैसेस या वाटर वेपर्स होती है ना, वो हमारी मेटल, बेचारी मेटल को क्या करती है, धीरे धीरे खाती जाती है। ओके, ड्यू टू, किस लिए खाती है, कारण क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। तो देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती है या वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, वो धीरे धीरे हमारी मेटल को खाती जाती है। इतनी बात हमें समझ में आई। कारण इसलिए खाती जाती है क्योंकि जो हमारी मेटल होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, इन गैसेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्साइड्स बना सकती है, सल्फाइड्स बना सकती है, या फिर कार्बोनेट बना सकती है ऑफ आयरन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं। इनकी वजह से वो जो वाटर वेपर और गैसेस होती है वो हमारी मेटल को धीरे धीरे करके क्या करती है, खाती जाती है। इस कॉल्ड कोरोजन। तो अब आप कोरोजन की डेफिनेशन लिख सकते हो। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है। अब आप लोग 2 पॉइंट और लिख सकते हो, अगर मान लो आप बीच में कहीं पर अटक जाओ तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हो। कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ये तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग। अब कोरोजन ऑफ आयरन पर्टिकुलर, अगर हम लोग आयरन की बात करें, आयरन के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो उसका एक नया नाम दे दिया गया है रस्टिंग।
ठीक है। रस्टिंग, रस्टिंग मतलब क्या होता है? कोरोजन ऑफ आयरन। आई बात समझ में? रस्टिंग और कोरोजन में अंतर क्या है? रस्टिंग को आप कोरोजन बोल सकते हो, लेकिन कोरोजन को रस्टिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि रस्टिंग एक प्रकार से कोरोजन ही है, लेकिन किसके ऊपर लगती है? ये जो कोरोजन होता है वो आयरन के ऊपर होता है। चलो समझ गए होंगे आप लोग सभी। आगे देखिए, रस्टिंग इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये दो पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे आपके, और अगर आप डेफिनेशन में भी ये दो पॉइंट को यूज करते हो तो बस मजे आ जाएंगे। ठीक है, कॉपी चेक करने वाले को भी मजे आ जाएंगे और आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ये दो पॉइंट की वजह से। रस्टिंग इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आई बात समझ में? तो फेरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या है? Fe2O3.XH2O। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो 3-4 बार तो इस फॉर्मूले को लिख दो, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। तो ये होता है हमारे पास क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स। चलिए, तो लिख लिया आप सभी ने, इसको याद कर लेना। चलिए, तो हमें कोरोजन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे? राइट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को क्रेश कोर्स में देख रहे हैं, क्रेश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। क्रेश कोर्स में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं देख रहे हो, आप लोग क्रेश कोर्स के अंदर देख रहे हो, तो आप लोग बाकी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना जो हमने बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 5-5 नंबर वाले बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चीट शीट है उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और हो सके तो चीट शीट को 5 से 10 बार लिख लिख कर देखना एग्जाम से पहले। 10 बार अगर आपने चीट शीट को लिख लिख कर देख लिया तो आपका काम हो जाएगा भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। हम लोग रस्टिंग से ही समझेंगे, क्योंकि रस्टिंग भी क्या है? कोरोजन का ही तो एग्जांपल है। रस्टिंग मतलब कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आयरन सरफेस बिहेव एज अ टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस। तो देखिएगा, हमारे पास दो प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलेगी। एक हमारे पास एनोड पे होगी, एक होगी हमारे पास कैथोड के ऊपर। एक और बात, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आयरन सरफेस बिहेव एज अ टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारी जो आयरन है, हमारे पास जो आयरन की सरफेस रहेगी, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी? वो एक छोटे से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो हमारे पास आयरन की सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास ये आयरन सरफेस है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? ये हमारे पास बिहेव करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक होता है एनोड, एक हमारे पास हाफ सेल होता है कैथोड। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास प्रोसेस होने वाली है अब यहां से। तो ये इसकी तरह बिहेव करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी तरीके से है, बस बिहेव करेगी। तो हमें भी इसी तरीके से समझना रहेगा। सबसे पहले एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम अकर, आयरन एटम लिबरेटिंग टू इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल एंड कन्वर्ट इनटू Fe2 प्लस आयन। आयरन जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो क्या हो गया? Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया भाई साहब। ये हुई हमारे पास एनोड की रिएक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं कैथोड की। यहाँ पे आ जाइए, कैथोड समझते हैं। हमने आपके लिए शॉर्ट में भी चीजें लिख रखी है, इतनी सी काम आपको करना है, जिसमें हमने इतना तो कर लिया है। ये सब कुछ आपको समझाएंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना यार, मजे आ जाएंगे आपको। अब कैथोड पे समझते हैं क्या होता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, आपसे हमने पहले ही बोल रखा है, डरना बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। जो डर गया वो घर गया। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ध्यान से समझिएगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास गैस हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वाटर वेपर हो गई एक तरीके से। ओके, तो दो गैसेस जो होती है वही तो क्या करती है? धीरे धीरे करके मेटल को खाती जाती है। तो मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और साथ में वाटर वेपर है। वाटर वेपर को क्या करोगे? H2O के फॉर्म में तो लिखोगे। ये H2O क्या है? आपको समझ के चलना है कि ये वाटर वेपर है। चलिए, तो इनको दो को मिक्स कर दो, H2CO3 हमारे पास बन गया। ये क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। अच्छा, तो इसका क्या करें हम लोग? इसका क्या करेंगे? इसका आप कुछ नहीं करोगे, अंदर ही अंदर कहानी चलती रहेगी। तो समझ में आया, गैस से ये बना। अब इसका क्या होगा? ये फिर से टूटेगा। ये किस प्रकार से टूटा? ये H प्लस और HCO3 माइनस के फॉर्म में टूट गया। तोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया? तोड़ दिया। अब आगे देखो आप लोग,
इसी को हमने इस प्रकार से तोड़ दिया, तो मतलब गैसेस मिली, गैसेस ने ये बनाया, ये इस प्रकार से टूट गया। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। आगे क्या हुआ, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई कैथोड के ऊपर, अभी तो अंदर ही अंदर कहानी चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या दे दिया हमें, इसने हमें H प्लस दे दिया, H प्लस दे दिया। अब इस H प्लस, ये जो H प्लस है, इसको क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिले पता है आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन हमें मिले एनोड की रिएक्शन से। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही थी वहां से। देखो यहां पर आपको दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, ये यहां से। ये आपने दो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़े थे, एनोड के पास से दो इलेक्ट्रॉन चल के आए, कहां पे आए हमारे पास, यहां पर। ये देखिए, ये जो H प्लस था इसने दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया। आई बात समझ में। तो हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या हुआ, कैथोड के ऊपर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि कैथोड में जो H प्लस था उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। द इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड बाय H प्लस आयन, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे थे वहां से एनोड से, वो किसने लिए, H प्लस ने ले लिए। एंड H प्लस आयन आर फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो ये सारी थ्योरी है, ये तो आप लोग सभी कर लोगे अगर ये समझ में आ गया तो इतनी बात समझ में आई। हमारे पास H प्लस कहाँ से आया, H प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए, और हमारे पास फाइनली क्या बन गया, 2H एटम बन गया हाइड्रोजन के। ठीक है, ये हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले तो। ये देखिए, आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा, आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। नेसेंट हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, अकेला हाइड्रोजन जब होता है उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहां तक कहानी पहुंच गई। अब क्या, अब देखिए आप लोग आगे क्या होगा। हमारे पास एनोड की रिएक्शन भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें हमने कर ली है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो अब अगर हम लोग इसको पूरा लिखना चाहें, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, द हाइड्रोजन एटम सो फॉर्म्ड रिड्यूस द डिसोल्यूशन डिजोल्व ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बना हुआ है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से पानी बना लेगा। क्या हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और फिर से पानी बना लिया। अब इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। यहाँ पर दो है तो यहाँ पर क्या कर लो, आपको पता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो अगर आपके पास H2 है पहले से, तो आप लोग ऑक्सीजन कितना चाहते हो, ऑक्सीजन को आप लोग आधा कर लो, क्योंकि O2 के फॉर्म में होती है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। तो इसको अगर आप लोग आधा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हमको बैलेंस करने की ट्रिक होती है, ये तो आप सब लोगों को आनी चाहिए बैलेंस करना। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बन रहे थे, उसने क्या किया भाई साहब, उसने दो ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और पानी हमारे पास बन गया। आई बात समझ में। अब मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई होगी कि यार इतनी सारी चीजें हो गई और हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए हमने शॉर्ट में यहां पर सारी चीजें लिख दी है। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझ में आई, एनोड के ऊपर क्या हुआ, कैथोड के ऊपर क्या हुआ भैया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, हमारे पास वाटर वेपर जो थी, उनने मिलकर हमारे पास H2CO3 बना दिया। अब ये जो H2CO3 था, यहां से हमें H प्लस मिल गया, इसका ही काम था हमारे पास। तो ये जो H प्लस हमारे पास मिला, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे और यहाँ पर 2H बना दिया। आई बात समझ में। अब आगे क्या हुआ, इस 2H ने क्या किया, इस 2H ने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और हमारे पास पानी बन गया, H2O हमारे पास बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो नेट रिएक्शन ऑन कैथोड, तो नेट रिएक्शन क्या होगी कैथोड के ऊपर, वो अब हमें देखना है। ठीक है, नेट रिएक्शन ऑन कैथोड ये हमें देखना है। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, हो गया क्लीन। यहां से फिर से ये ले लेते हैं। अब देखिएगा आप लोग, नेट रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर टोटल रिएक्शन कितनी हो रही है। तो अगर हम लोग इसको देखने जाएंगे तो हमारे पास ये दो चीजें फोकस में रहेगी, ये दो चीजें हमारे पास फोकस में रहेगी, यही तो हमारे पास मेन चीजें। तो आप लोग देखोगे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने हमारे पास 2H दे दिया, और वो जो 2H था उसमें हमने ऑक्सीजन को मिला दिया तो हमारे पास H2O मिल गया। तो हम लोग इसको अगर नेट लिखना चाहेंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले। ठीक है, आपको सब क्या करना है, तो जोड़ना है, सिंपल सी बात है, जोड़ना है। तो जोड़ने में ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोग जोड़ दीजिए, यहाँ पर है हमारे पास 2H प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, कितने हमारे पास ऑक्सीजन गैस कितनी है, 1/2। यहाँ पर है हमारे पास पानी। तो एक काम करते हैं, ये 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, इसका पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये चीज हट जाएगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, 4H प्लस, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके लिए तो हम लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास 2H2O बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आप सभी को इस रिएक्शन को 3 बार लिखना रहेगा जैसे ये वीडियो फिनिश हो जाए, ठीक है, जब जाके आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब देख लेते हैं भैया, कैथोड का काम कर दिया, एनोड का काम कर दिया, और क्या काम करवाओगे भैया हमसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो ये कर देना है कि एनोड और कैथोड को जोड़ दो, टोटल रिएक्शन बता दो कितनी हो रही है। तो आप लोग इसको, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये, इन दोनों को जोड़ दो बैलेंस करके। यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और 2 2 जा 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, इनको जोड़ दो। तो हमारे पास 2Fe 4H प्लस, ये 4 इलेक्ट्रॉन था, ये कैंसिल हो गया, तो इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास O2। लेफ्ट वाली रिएक्शन लिख दी, अब राइट की बारी। तो राइट में हमारे पास क्या है, सिर्फ इधर 2Fe2 प्लस, यहाँ पर क्या है 2H2O, तो 2H2O प्लस 2Fe2 प्लस। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। तो एट द एंड अगर हम लोग बात करें यहां से यहां तक, तो हमारे पास मेन चीज आई है अब ये हमारे पास मेन चीज बन गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब गए बाहर, ये बचा हमारे पास 2Fe2 प्लस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पानी वानी तो हमारे पास पहले से ही था वाटर वेपर का, लेकिन ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट आई हुई है। तो Fe2 प्लस, 2 तो कुछ भी लगा दो आगे, ये तो बैलेंस करने के लिए है। तो हम लोग अभी, आप लोग देखिएगा यहाँ पर 4 को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी ये जो Fe2 प्लस है, ये ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ फिर से रिएक्शन करेगा। Fe2 प्लस ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, यही रिएक्शन बार बार रिपीट होगी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ इसने फिर से रिएक्शन करी, तो क्या हुआ, यहां पर बनेगा Fe2O3, Fe2O3, साथ में यहां पर आएंगे 8H प्लस। ओके, H प्लस यहाँ पे आएंगे। अब इसको आप लोग बैलेंस करिएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई है, इसको आपको फाइनली कर देना है XH2O से, इसको जोड़ देना है, XH2O में इसको जोड़ देना है। अगर आप लोग समझना चाहो तो क्या होगा, यहाँ पर इसने X एटम ऑफ वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करी, तो हमारे पास फाइनली बना है Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2O, डॉट XH2O। ये हमारे पास फाइनली बना है, और यही है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन, फिर कैथोड की रिएक्शन, फिर दोनों को जोड़ देना है। यहां से हमें Fe2 प्लस मिला, इसका रिएक्शन पानी के साथ ऑक्सीजन से करवाया, फिर से लास्ट में पानी के साथ रिएक्शन करवाया, और हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर से आप लोग सुन लो ध्यान से, इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी आपको ये रिएक्शन याद होगी, और आपको याद ही रखना पड़ेगा। जितना इजी हो सकता था हमने आपको करवा दिया। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आया, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने आप से पूछो कि अभी भी समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर से प्रैक्टिस करो, जब तक आपसे रिएक्शन याद ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ओके, ये रहेगा यहाँ पर। तो बस रिएक्शन ही, एक बार रिएक्शन हो गई कंप्लीट, उसके बाद तो कहानी खत्म। इसके बाद तो बहुत सिंपल चीज आ जाएगी हमारे पास। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने पूरा फिनिश कर दिया, नीचे वाला देख लो। अब नीचे वाला करते हैं, डेफिनेशन बता दी डेफिनेशन। अब ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग Ni2, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखते हैं हम लोग। चलिए, खत्म हो गई चीजें हमारी। थ्योरी बता दी किस तरीके से लिखनी है, आप लोग ये थ्योरी देख सकते हो, इस प्रकार से आपको लिखनी रहेगी। लास्ट में हमारे पास ये रस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देख लो आप लोग। चलिए, यहाँ पे आ जाइए। फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, कोरोजन किस किस कारण से हो सकती है, वो हमें बताना है। तो पहला, मॉइस्चर एंड एयर। अरे, मॉइस्चर एंड एयर आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, दे एक्सेलरेट कोरोजन। देखो, ये जो नोट्स बना रखे हैं ना आपके लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत प्यारी लैंग्वेज में बना रखे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे यार। मॉइस्चर एंड एयर आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, दे एक्सेलरेट कोरोजन, ये इस तरीके से बन जाएगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे पास जो आयरन वगैरह है, जो मेटल है, उसमें पहले से इम्प्योरिटी हो, तो इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, यहां पर हमारे पास कोरोजन हो सकता है, ये आपको बताना है। द इम्प्योर, यहां से पढ़ेंगे आपको, द इम्प्योर सरफेस बिहेव एज टीनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हमारे पास इम्प्योर सरफेस होती है ना, वो टीनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कार्य करती है। यहां पर देख लो थर्ड पॉइंट, और क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ बैंड्स एंड कट्स इन मेटल सरफेस। हमारी जो मेटल है, अगर वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है या फिर उसके ऊपर कट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, स्क्रैच वगैरह आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रैच वगैरह आ जाए।
उसकी वजह से भी कोरोजन हो सकता है। तो बस ये चीजें जो आप लोग सभी जानते हो वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन होते हैं। अगर मान लो कोरोजन हो गया तो क्या करोगे? अरे कोरोजन हो गया तो क्या करोगे, वो बताना है आपको। ये देखिए, बाय पेंटिंग द सरफेस, एक काम करो, अगर मान लो आप किसी सरफेस को अगर आपको प्रिवेंट करना है कोरोजन से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपकी मेटल है, मेटल के ऊपर क्या करो, पेंट कर दो। ऐसी ऐसी मेटल से पेंट करो, ऐसा पेंट करो कि कोरोजन किससे रिएक्शन करने लग जाए, ये जो हमारे आसपास की जो गैसेस हैं, जो वाटर वेपर है, वो किससे रिएक्शन करे, जो आपने पेंट किया है ना उससे रिएक्शन करने लग जाए, तो हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल को क्या करो, रिएक्टिव मेटल से उस सरफेस को पेंट कर दो जिसको आपको बचाना है। ओके, जैसे मान लो ये अपनी सरफेस है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस को पेंट कर दो आप लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको पेंट कर दिया आपने, तो अब क्या होगा, अब ये प्रिवेंट हो जाएगी। अब अगर आप लोग मानना चाहो तो ये वाटर वेपर हमारे पास हो गई, गैसेस हो गई हमारे पास, तो ये किससे रिएक्शन करेगी, वो इससे रिएक्शन करेगी, ना कि इससे रिएक्शन करेगी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका उसका पेंट बनाओ और उससे पेंट कर दो इसको। दूसरा है ये कोटिंग ऑफ सरफेस, तो कोटिंग कर दो। कोटिंग मतलब इसके ऊपर आइल आइल लगा दो, ग्रीस लगा दो, या वार्निश पेंट कर दो इसके ऊपर। यही बात यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, ऑयल है, ग्रीस है, पेंट है, वार्निश है, ये इसके अंदर आता है कोटिंग के ऊपर, कोटिंग कर दो इसकी। थर्ड है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। अगर हमारे पास मान लीजिए सरफेस है, अगर आप लोग इसके ऊपर जिंक या फिर आयरन, इससे इसकी कोटिंग कर देते हो, जिंक और आयरन। ज्यादातर हम लोग जिंक का यूज करते हैं, तो आप लोग चाहो तो जिंक ही लिखना, आयरन भी मत लिखना, जिंक लिखना। जिंक से अगर आप इसको पेंट कर देते हो, कोटिंग कर देते हो इसकी, तो तब इस प्रोसेस को ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी गैल्वेनाइजेशन। जिंक इज मोर एक्टिव एंड एक्ट एज एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिंक जो होता है ज्यादा ही एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है, एंड एक्ट एज एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक से जगह अगर आप लोग कोटिंग कर दोगे इसकी, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाएगी। ये ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो अपनी कोरोजन को। ठीक है, जो अपनी मेटल है उससे कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको बोलना चाहेंगे हम। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे होती है फिनिश।